सबसे पहले देखेंगे हम न्यूट्रिशन होता क्या है, उसका एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता होगा। इन्हीं सब प्रोसेस को कंबाइन करके हम बोलते हैं इसे न्यूट्रिशन। एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हम इसे यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। आज हम सब जानेंगे एक जर्नी के थ्रू। कैलिबर्स नोवा यहाँ से गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं उसका हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता होगा, वो किन किन पार्ट्स के साथ इंटरैक्ट करता होगा, उसका एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता होगा। आज हम सब ये सब जानेंगे एक जर्नी के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम न्यूट्रिशन होता क्या है। हम जो खाना खाते हैं उसका फाइनली पूरा प्रोसेस चलता है। जो हमने खाना खाया उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। जो भी आप खा रहे हो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे हम कहेंगे डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जो भी आप खा रहे हो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं, उसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। फाइनली क्या होता है, ये जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एनर्जी में कन्वर्ट किए जाते हैं। एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हम इसे यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। इन्हीं सब प्रोसेस को कंबाइन करके हम बोलते हैं इसे न्यूट्रिशन। आइए, क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस और अ टोटल सम ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच फूड इज टेकन एंड ऑब्टेन। हम जो खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा हमारे ब्लड के थ्रू, हमारी कैपिलरी लाइनिंग्स होती है उनके थ्रू, एंड यूटिलाइज किया जाएगा उन्हें एनर्जी पर्पस के लिए। एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब जो होगा सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब हो गए, कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है, हम उसे फीकल मैटर कहते हैं। फाइनली उसे सॉरी उसे फाइनली क्या होता है, बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। इन पूरी प्रोसेस को कंबाइन करके हम बोलते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिशन हो रहा है। नेक्स्ट, हमें खाना खाना ही क्यों है, क्या जरूरत आ गई इसे खाने की। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली कुछ सेल्स जो होते हैं वो मरते हैं और साइमल्टेनियसली कुछ सेल्स जो होते हैं वो रिपेयर होते जाते हैं। तो ये जो सेल का डैमेज एंड रिपेयरिंग वाला प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें एनर्जी पर्पस की नीड होती है। सेकेंड, आप जो भी खाना खाते हो उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वो एनर्जी ग्रोथ पर्पस के लिए यूज की जाती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा हमें। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, इनमें से एनर्जी रिलीज की जाएगी एंड ये सारी एनर्जी जो होती है आपके अलग अलग बॉडी एक्शंस में यूज किए जाते हैं। सेकेंड होता है आपका ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स। जो भी सेल्स आपके डैमेज होते हैं साइमल्टेनियसली वो सेल्स न्यू ग्रो होते रहते हैं। तो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स बिल्ड न्यू सेल्स एंड रिपेयर द टिश्यूज, क्रूशियल फॉर द ग्रोथ एंड हीलिंग। थर्ड आता है आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। अब क्या होता है, कभी आप बीमार पड़ते हो तो आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है वो डिपेंड करती है आप किस तरीके का खाना खा रहे हो। अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हो तो आपका जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत बूस्ट होता है। देखो, विटामिन एंड मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन जब आपको हार्म करने की कोशिश करता है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, अगर वो अटैक करता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप इजीली उसको फाइट अप कर सकते हो। लास्ट होता है हमारा बॉडी रेगुलेशंस का फंक्शन। वाटर हो गया, वाइटामिन हो गया, मिनरल्स कंट्रोल करते हैं आपका टेम्परेचर जो बॉडी का रहता है रेगुलर वाला। हार्मोन्स हो गया और कुछ केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में टेक प्लेस हो रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आज हम पढ़ेंगे पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको समझने के लिए ना हम पूरा एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बट आप इसको समझोगे एक जर्नी के थ्रू। जो भी आप खाना खा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपने एक रोटी का टुकड़ा खाया, वो रोटी का टुकड़ा आपके अंदर जब जाएगा उसके साथ क्या क्या होगा, वो कौन से ऑर्गन्स के साथ मीटअप करेगा, वहां पे कौन सी रिएक्शंस होगी, हम वो पूरी जर्नी फ्लो बाय फ्लो देखेंगे। अब आता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो मेन कंपोजिशन से बनता है। सबसे पहला होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो एक नैरो सा ट्यूब होता है पूरा आपका। ये जो माउथ एरिया होता है, माउथ से लेके एनस तक के ये पूरा जो ट्यूब होता है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब सेकेंड होता है हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये क्या होता है, हमारे पास मेन 3 एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा होता है हमारा लिवर, तीसरा होता है पैनक्रियास। ये ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं रहते, ये सिर्फ उसको बाहर की एक प्रोटेक्शन की तरह रहते हैं। प्लस
यहाँ पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो इनके केमिकल सिक्रीशंस वगैरह होते हैं ये इनडायरेक्टली आपके डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंपोज किया जाता है दो मेन कंपोनेंट्स के थ्रू। पहला एलिमेंट्री कैनाल, इसी को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बात करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने जैसे बोला एक लॉन्ग ट्रैक होता है, ये पूरा आपके माउथ टू लेके एनस तक के, ये 9 मीटर्स के अराउंड लॉन्ग होता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, कोई कोई बुक्स में इसे डिफर किया जाएगा। 9 मीटर्स लॉन्ग होता है ये, प्लस माउथ टू एनस तक के होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे आपने जो खाना खाया वो 1 बाय 1 एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। जैसे कि कुछ पार्ट्स होते हैं हमारा माउथ, सबसे पहले आप खाना जो है मुंह में ही डालोगे, माउथ आएगा। सेकेंड आएगा आपका बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर कुछ सब पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आपके टीथ हो गया, टंग हो गया, वहां पे सलाइवा होता है, प्लस वहां पे फेरेनेक्स होता है। फेरेनेक्स मतलब एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट फेरेनेक्स, ईसोफेगस, ईसोफेगस को ही हम दूसरा नाम फूड पाइप बोलते हैं। स्टमक आता है जो हमारा जे शेप का होता है, आगे हम धीरे धीरे देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट होता है हमारा एनस, जो एक्सपेल आउट करता है हमारा फीकल मैटर को। अब हम एक एक करके देखेंगे कि अगर हमने कोई खाना खाया तो उसकी प्रोसेस क्या चल रही है हमारी बॉडी में। देखो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1 बाय 1 उनका मेन मोटो क्या है सपोर्ट करने का। सलाइवरी ग्लैंड्स, सबसे पहले हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज से ये याद रखना है आपको, एस स्टैंड्स फॉर सलाइवरी अमाइलेज। और आपका माउथ जो होता है, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट करता है आपका स्टार्च का। अब स्टार्च क्या होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, एस फॉर सलाइवरी अमाइलेज, एस फॉर स्टार्च। स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा ये माल्टोस में। माल्टोस जो होता है एक सिंपल डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड शुगर होगी यहाँ पे। देखिए ये हो गया मेरा सलाइवरी अमाइलेज, और जो माल्टोस होता है ये मेरा सिंपल शुगर हो जाएगा। सेकेंड आएगा हमारा क्या है, लिवर। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्टली आपके एलिमेंट्री कैनाल के साथ लिंक नहीं होता, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखोगे अगर तो लिवर का वेट होता है अराउंड 1.2 से 1.5 kgs में, और यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम या बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में रोल आता है इसका। अब यहाँ पे होगा क्या, इसके बाइल जूस के सेवरल फंक्शंस होते हैं, बट मेजर क्या होता है ना, ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। आप जब देखोगे तो जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, यही प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन या फिर ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स बोलते हैं। आगे हम उसके लिवर के और भी फंक्शंस देखेंगे। अभी यहाँ आता है थर्ड हमारा पैनक्रियास। जैसे लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, पैनक्रियास जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी कि अगर हमने जो खाना खाया उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो कौन सी स्टेप्स के थ्रू गुजर रहा होगा, कौन से ऑर्गन से मीटअप कर रहा होगा। सबसे पहले आपने खाना खाया, आपने माउथ का यूटिलाइजेशन किया, आपका जो लिप्स का एरिया होगा वो मूवेबल लिप्स जो होते हैं वो फ्लैप बनते हैं, आपका माउथ का जो पोर्शन होगा। अब देखो यहाँ पे माउथ और ईसोफेगस, आपकी फूड की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई। माउथ, टीथ, सलाइवा, टंग, फेरेनेक्स, ईसोफेगस, इसे एक एक करके देखते हैं। देखिए माउथ का सबसे पहले काम क्या आएगा, सिर्फ इनटेक ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड में काम आ रहा होगा। सेकेंड आते हैं हमारे मेजर इंपॉर्टेंट टीथ। टीथ का काम क्या हो रहा होगा, टीथ जो होते हैं, आपने जो भी खाना खाया, वो सपोज करो कि आपने एक रोटी का टुकड़ा खाया, रोटी का टुकड़ा जो होता है थोड़ा सा बड़ा है, जैसे ही वो आपके माउथ में जाएगा, टीथ जो होते हैं उसको क्रशिंग का काम करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे टीथ जो होते हैं, आपको ये चीज पता है कि हमारे 4 मेजर टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। टोटल ह्यूमन में, अडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ्स होते हैं। अब ये देखिए, कट,
टियर, क्रश एंड ग्राइंड। फूड का मेजर जो ब्रेक डाउन होता है वो आपके माउथ में स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा जो डाइजेशन पर्पस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है सिर्फ ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है, तो हमारा टीथ जो होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्स मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का दूसरा नाम होता है आपका च्यूइंग। अब यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गया, आपका फूड जो है वो टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही टीथ ने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया, सेकेंड काम आ जाता है आपका सलाइवा का। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा सलाइवा जो होता है उसके अंदर होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। और ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ये सबसे पहला ब्रेकडाउन चालू करेगा जो आपका माउथ में होता है, और वो होता है स्टार्च का। स्टार्च जो होता है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड मतलब ऐसा समझो कि एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसकी चेन बहुत लंबी होती है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपल चीज में या सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना है, जो मोनो या फिर डाइसैकेराइड हो सकती है। तो स्टार्च जो होता है ना, ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है हमारा, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और ये माल्टोज जो होता है ये एक सिंपल शुगर होता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम के हिसाब से स्टार्च जो होता है हमारी बहुत लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड, एक शुगर ही होता है बट लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होता है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपल कंपोनेंट्स में या फिर सिंपल यूनिट्स में, जिसे हम बोलते हैं माल्टोस। तो सबसे पहला काम हो गया इसका कि जो कन्वर्जन हुआ या फिर डाइजेशन का पार्ट इसने माउथ में स्टार्ट कर दिया। सेकेंड होता है कि जो हमारे टीथ ने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया था ये फूड को, उसको सॉफ्टन भी तो करना होगा हमें डाइजेशन के लिए। तो सलाइवा क्या करता है, उन्हें सॉफ्टन करने में हेल्प करेगा। और जैसे ही हमारा जो पीसेस होते हैं, जो हमारे फूड के पीसेस होंगे, वो जैसे ही सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे रोल आता है थर्ड पार्ट का जो होता है हमारा टंग। टंग जो होता है अगर आप उसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और इस पे छोटे छोटे से ना ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये दिख रहे हैं हमें पोर्स, और ये जो पोर्स होते हैं इन्हें बोला जाता है पैपिले। और ये जो पैपिले होते हैं ये कंटेन करते हैं हमारे टेस्ट बड्स। जो भी कुछ खाना आप खाते हो, आपको फील होता है कि वो नहीं नमक ज्यादा था या नमक कम था, ये कुछ मीठा है, ये कुछ खट्टा है। जो भी टेस्ट बड्स, जो टेस्ट आप डेवलप कर पाते हो वो होता है ये टेस्ट बड्स के कारण। टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। सबसे पहले तो ये टेस्ट बड्स कंटेन करता है, और सेकेंड जो सलाइवा था और फूड के पीसेस से इनको अच्छी तरीके से मिक्सिंग एंड रोलिंग का पार्ट जो होता है वो टंग करेगा। अब यहाँ होगा, जैसे ही वो मिक्स एंड मैच करेगा, यहाँ पे जो फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एक बॉल लाइक सब्सटेंस में, जिसे हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, अब ये बोलस जो है वो रेडी है नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए। नेक्स्ट लोकेशन होता है आपका यहाँ पे फार्नैक्स या फिर ईसोफेगस। फार्नैक्स जो होता है ये एक कॉमन पाइप होता है जो फूड और विंड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे, इस टाइप से होगा। यहाँ पे फूड पाइप होगा, यहाँ पे विंड पाइप होगा, एंड ये कॉमन में जो पूरा पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम फेरेंक्स बोलेंगे। अब यहाँ होता क्या है, जब भी आपका ये जो फूड बोलस के फॉर्म में एंटर कर रहा है, अब ये रेडी है ईसोफेगस फूड पाइप में एंटर करने के लिए। यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही बोलस एंटर करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे विंड पाइप भी है, यहाँ पे फूड पाइप भी है। हमारा खाना विंड पाइप में ना चला जाए इसलिए ना यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, और इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये फ्लैप को बोला जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जैसे ही वो देखेगा कि खाना ईसोफेगस की तरफ आ रहा है, ये फ्लैप जो होता है ये कंटिन्यू में इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा और आपके विंड पाइप को कवर कर देगा पूरी तरीके से, ताकि जो भी खाना या एंटर करने वाला होगा वो विंड पाइप में ना जाए। ये इसका डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी आपके फूड पाइप में। फूड पाइप में एंटर करेगा जो फूड आपका, वो एंटर करेगा बोलस के फॉर्म में। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ये ईसोफेगस जो होता है, ईसोफेगस का ही दूसरा नाम होता है यहाँ पे फूड पाइप, और जो मेरा बोलस होता है वो फूड पाइप में एंटर करने के लिए रेडी है। अब ईसोफेगस क्या करेगा, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होगा इस तरीके से, आपका जो बोलस है वो यहाँ इसमें नीचे मूव करेगा। अब ये डायग्राम देखिए थोड़ा सा,
ये मेन पूरा प्रोसेस जो चल रहा होगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस की जो वॉल्स होती है वो बहुत मस्कुलर होती है। मस्कुलर इन द सेंस यहाँ पे कोई भी चीज जब एंटर करेगी वो पुश करेगी अपने आप को नीचे मूव करने के लिए, क्योंकि उसको मूवमेंट डाउनवर्ड में जाना है। जैसे ही वो पुश करेगी इसकी जो वॉल्स होती है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है। आप डायग्राम में देख पाएंगे ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चल रहा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इसे बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है आपके फूड पाइप का, ईसोफेगस का। इस तरीके से जो है बोलस फूड जो है पार्टिकल्स है वो हमारे यहाँ नीचे ईसोफेगस में ट्रैवल कर रहे होंगे। ईसोफेगस के बाद यहाँ पे हो गया इसका ईसोफेगस का लोकेशन कंप्लीट। वेव लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। ईसोफेगस सर्कुलर मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा यहाँ पे मसल्स का, और इस तरीके की मूवमेंट से वो नीचे उतर जाएंगे। नेक्स्ट लोकेशन होता है इसका स्टमक। अब स्टमक में हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा होगा। सबसे पहला जो डाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया था आपका माउथ में। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट किया था सलाइवरी अमाइलेज ने। स्टार्च का डाइजेशन था, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था उसने माल्टोज में। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड था, उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट लोकेशन होती है फूड की। जो बोलस था वो उतर चुका है ईसोफेगस से, अब वो आएगा तुम्हारे स्टमक के पास। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन होता है, सबसे पहला तो उसका अगर आप शेप देखने की कोशिश करोगे तो वो जे शेप का दिखेगा आपको, ठीक है। जे शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब जो स्टमक होता है उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ध्यान देना फंडस, ठीक है। दूसरा होगा आपका बॉडी, ये वाला जो पोर्शन है। यहाँ पे आता है कार्डियक, इसे कार्डियक बोला जाएगा। कार्डियक जो होता है ओपनिंग का पोर्शन आएगा। तो इसके 4 पार्ट्स अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये है कार्डियक, फंडस, बॉडी और लास्ट पार्ट होगा पाइलोरस, ठीक है। ये 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब जैसे कि हमें सब पता है कि हम कभी कभी फैन के स्विचेस देखते हैं, उसमें रेगुलेटर्स होते हैं। क्या काम होता है वो रेगुलेटर्स का? रेगुलेटर का काम होगा किसी भी चीज को कंट्रोल करना। वैसे ही हमारा स्टमक जो होता है उसमें रेगुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रेगुलेटर्स को हम बोलते हैं स्प्लिंटर्स, ठीक है। तो स्टमक के पास 2 स्प्लिंटर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है यहाँ पे आपका ओपनिंग के साइड में, जो ईसोफेगस है, ये जो लॉन्ग पाइप दिख रहा है ये ईसोफेगस की ओपनिंग है। ईसोफेगस ओपन कर रहा है आपका यहाँ स्टमक के पोर्शन में। यहाँ पे सबसे पहला स्प्लिंटर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम कार्डियक स्प्लिंटर। कार्डियक स्प्लिंटर का क्या काम होगा? जो भी खाना आपका बोलस के फॉर्म में ईसोफेगस से उतर के स्टमक की तरफ जा रहा होगा, पॉसिबिलिटी चांसेस है बहुत ज्यादा कि वो बोलस रिवर्स आपके ईसोफेगस में रिटर्न हो जाए। तो ये चीज ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कार्डियक स्प्लिंटर प्रेजेंट होता है। दूसरा स्प्लिंटर प्रेजेंट होता है आपका, ये कार्डियक पोर्शन था, ये है हमारा पाइलोरस पोर्शन। यहाँ पे दूसरा स्प्लिंटर प्रेजेंट होगा। अब ये जो डाउनवर्ड वाला पोर्शन होता है पाइलोरस, जो एंटर करेगा, ये एंटर करेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट लोकेशन होगी इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये वापस पॉसिबिलिटी चांसेस है कि आपका खाना वापस स्टमक में आ जाए। ये चीज ना हो, उसे प्रिवेंट करता है आपका यहाँ पे पाइलोरिक स्प्लिंटर। 2 स्प्लिंटर्स हो गए। अब जो स्टमक होता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजाइम्स के कंसेप्ट में। स्टमक जो होता है 3 मेन एंजाइम्स को रिलीज करता है। सबसे पहला होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज HCl। HCl क्या करेगा? HCl जो होता है सबसे पहले तो आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्यों एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ी हमें? यहाँ हो सकता है आप जो खाना खा रहे हो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनबिल्ट अंदर जा सकते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण वो जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे मर जाएंगे। सबसे पहला काम उसका ये हो गया। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है HCl का, कि हमारा जो दूसरा एंजाइम होता है HCl जो स्टमक से रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं हम पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन जो होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में बैठा है अभी। इसको एक्टिवेट करके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पेप्सिन में। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है उसका, पेप्सिन जो है उसका एक्टिव फॉर्म है। तो इसे इनएक्टिव से एक्टिव बनाने का काम होता है HCl का। HCl बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। और ये जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है, ये सेकेंड डाइजेशन स्टार्ट करता है, जो होता है आपका प्रोटीन्स का। सबसे पहला डाइजेशन हुआ था माउथ में, जहां स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। सेकेंड डाइजेशन स्टार्ट होगा आपका स्टमक में, जहां पे पेप्सिन जो होगा वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट करेगा, और वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेगा अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द
प्रोटीन, प्रोटीन्स क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, अमीनो एसिड उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा मेन एंजाइम होता है म्यूकस। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि अगर हमारे पेट में एसिड है तो हमारी पेट की वॉल्स जल सकती है, बट वो वॉल्स जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये जो लाइनिंग्स होती है, वो म्यूकस से की गई है। म्यूकस क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा जो कुशन की तरह एक पूरा एनवायरमेंट बना देगा और उसके अंदर यहाँ पे पूरा HCl फिल्ड होगा। तो HCl जो है वो स्टमक के डायरेक्ट वॉल्स के कांटेक्ट में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होगी, तो आपका स्टमक जो है, आपका पेट जो है वो सही सलामत रहेगा, उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये जे शेप के मस्कुलर ऑर्गन्स है, ये चर्न करेंगे फूड को। अब क्या हुआ, हमारा जो फूड आया था वो किस फॉर्म में आया था? बोलस के फॉर्म में उतरा था वो ईसोफेगस से। जैसे ही हमारा बोलस स्टमक में एंटर करता है, उसे एसिडिक मीडियम मिलता है, वो बोलस कन्वर्ट हो जाता है आपका काइम में। जो वर्ड हम यूज करते हैं एसिडिक फ्लूइड के लिए यहाँ पे, उसे बोला जाएगा काइम। चर्न्स मतलब इसका मतलब होगा मिक्स, चर्न्स फूड इनटू काइम, सेमी एसिडिक मास। ये भी फूड का बोलस के फॉर्म में रहेगा, सर्कुलर वगैरह, बट यहाँ जो उसका पीएच होगा वो एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर हमने देखा पार्ट्स आर कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर रहा होगा, यहाँ के ग्लैंड्स बोल के आप एंजाइम्स भी बात कर सकते हो, क्योंकि ये तीन मेन एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं। पहला है HCl, दूसरा है म्यूकस, तीसरा है पेप्सिन। म्यूकस आपकी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट कर रहा होगा और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा वो अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और वहां पे HCl का हमने काम देखा कि जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में बैठा होता है, उसे एक्टिवेट करने का काम करता है HCl, प्लस वो जर्म्स को किल करने का काम करेगा। फिर हमने देखा स्प्लिंटर्स प्रेजेंट होते हैं। स्प्लिंटर्स मतलब क्या है? नॉब्स प्रेजेंट है, रेगुलेटर्स प्रेजेंट है। दो स्प्लिंटर्स है, कार्डियक स्प्लिंटर एंड पाइलोरिक स्प्लिंटर। कार्डियक स्प्लिंटर का काम होगा कि आपका जो भी खाना ईसोफेगस से स्टमक की तरफ आ रहा होगा, रिवर्स होके वो ईसोफेगस में ना जाए। और पाइलोरिक स्प्लिंटर का काम होता है कि जो भी खाना आपका स्टमक की वॉल्स या स्टमक की लाइनिंग से रिलीज होके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है, वो रिवर्स वापस स्टमक में ना आए। अब यहाँ पे हमारा जो बोलस था वो काइम में कन्वर्ट हो गया, विच इज सेमी एसिडिक फ्लूइड। नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा ये यहाँ से, तो नेक्स्ट लोकेशन आएगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। बट यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने के पहले या उस चीज पे, वो लोकेशन पे क्या होने वाला है वो चीज समझने से पहले हमें दो मेन चीजें पढ़नी है, दैट आर द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। स्टार्टिंग में हमने देखा था जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीजों से मेन बन रहा है। सबसे पहला था हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट वाज सलाइवरी अमाइलेज, जो माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर चुका था। सेकेंड एक्सेसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है हमारा लिवर। लिवर जो होता है ना, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है, आप बोल सकते हो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का। लिवर सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जूस सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं हम बाइल जूस। बाइल जूस के साथ साथ ये बाइल पिगमेंट्स को भी रिलीज करता है। द नेम्स ऑफ द पिगमेंट्स आर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। जनरली ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हो। और साथ में ना ये कोलेस्ट्रॉल को सिक्रीट करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर ह्यूमन बॉडी में ज्यादा हो गया तो वो अनहेल्दी लिवर का एक कंडीशन कहा जाता है। अब होगा क्या, लिवर ने बाइल जूस को सिक्रीट किया, ठीक है। अब ये बाइल जूस का कुछ तो काम होगा ना, अगर सिक्रीशंस हो रहे हैं तो कुछ हेल्प भी होगी उसकी। तो सबसे पहला काम क्या होता है बाइल जूस का? ये बाइल जूस आपके डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। आप जो खाना खा रहे होंगे उसमें फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, आपके फैट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा। अब ब्रेकडाउन करना, इसे हम एक टर्म बोलेंगे, जिसे बोलेंगे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नथिंग बट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, बट हम टर्म्स के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स को, फैट्स क्या होंगे, एक तरीके से बहुत बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, बहुत बड़े टुकड़े होते हैं। इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में जब कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट काम आएगा उसका, एनर्जी स्टोर करना। अब आप खाना तो खा रहे हो, रोज खा रहे हो, ऐसा नहीं है ना कि कभी आप नहीं खा रहे हो। हाँ, बट कभी कभी ऐसी कंडीशंस आएगी जब आपने फास्टिंग रखी हो, स्टारवेशन के टाइम पे, तब आप कुछ खा नहीं रहे हो जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज बने। तब क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है ना ऑलरेडी प्री प्लान करके रखती है चीजों को। तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज रोज बन रहा होगा उसे थोड़ा थोड़ा करके स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ
ग्लाइकोजन। अब जिस दिन आपने खाना नहीं खाया या जिस दिन भी आपकी फास्टिंग डे था, उस दिन क्या होगा, ये जो ग्लाइकोजन है इसमें से बॉडी आपका एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेगी। थर्ड रोल आता है यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होगा, क्लीनिंग पर्पस बोल सकते हो आप, यहाँ पे क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब होगा क्या, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स जो होते हैं अगर बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लग जाएंगे तो उन्हें कन्वर्जन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस जो हम ज्यादा वाले अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें हम अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को आप डिटॉक्सिफिकेशन भी बोल सकते हो या फिर अमोनिफिकेशन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेस अमीनो एसिड जितने भी एक्स्ट्रा है उसको अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। हो सकता है कभी कभी ये अगर टॉक्सिक हो सकते हैं या फिर आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो ये अमोनिया जो होता है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है एज अ वेस्ट मटेरियल। फोर्थ काम आता है हमारे लिवर का, ये ना ब्लड प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। आप इसे एक मार्क करके रख सकते हो, एनसीईआरटीज वगैरह में नहीं है ये पॉइंट, बट जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं आपके ब्लड के प्रोटीन्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बॉडी फंक्शनिंग के लिए। तो ये ब्लड प्रोटीन्स जो होते हैं इनके फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हाथ होता है आपके बाइल जूस का। तो 4 मेजर हमने देखे यहाँ पे बाइल जूस के फंक्शन। सबसे पहला था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब फैट्स का ब्रेकडाउन होना। फैट्स जो होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स है, उन्हें छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा। सेकेंड था एनर्जी स्टोरेज का, जितना भी एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में होगा उन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में, और उसका यूटिलाइजेशन एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा। कब, स्टार्वेशन या फास्टिंग के टाइम पे। डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सेस जो अमीनो एसिड्स है उन्हें अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, इसी को हम अमोनिफिकेशन भी बोलेंगे। और ब्लड प्रोटीन्स का बनाना, यहाँ पे ये लिवर आ गया। लिवर ने अब जो बाइल जूस सिक्रीट किया होगा वो आगे जाके नेक्स्ट लोकेशन पे काम आएगा हमें। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड एक्सेसरी ग्लैंड है हमारे पास पैनक्रियास। अब पैनक्रियास जो होता है ना वो 2 तरीके से काम करता है। सबसे पहला तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क भी कर सकता है, और दूसरा वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क कर सकता है। अब मेजर हम यहाँ सिर्फ ना एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम्स सिक्रीट कर रहा होगा या कौन से जूसेस वो सिक्रीट कर रहा होगा, और वो जूसेस या एंजाइम्स का काम क्या है। तो सबसे पहले ना क्या होता है, यहाँ ट्रिप्सिन रिलीज किया जाएगा। ट्रिप्सिन का काम क्या होगा, ट्रिप्सिन जो होता है वो याद रखना आपका प्रोटीन्स जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन्स वही लार्ज ग्लोब्यूल्स है, अमीनो एसिड्स उनके सब यूनिट्स होंगे। दूसरा यहाँ पे आता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज में क्या होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जब भी आए तो याद रखना आप, यहाँ पे स्टार्च की बात हो रही होगी। स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है, तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल मोनो या फिर डाइसैकेराइड शुगर, दैट इज माल्टोस। अब क्या होगा यहाँ पे, थर्ड जो एंजाइम रिलीज हो रहा है उसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज से आप याद रखेंगे ये लिपिड्स वगैरह पे काम कर रहा होगा, लिपिड्स या फिर आप ट्राइग्लिसराइड्स याद रख सकते हो। ट्राइग्लिसराइड्स ये कन्वर्ट करेगा आपके ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे होगा क्या, ये तो 3 एंजाइम्स हो गए मेजर। ट्रिप्सिन वर्क किया प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया आपके अमीनो एसिड्स में। सेकंड था अमाइलेज, अमाइलेज ने वर्क किया स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। लाइपेज जो है लिपिड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड्स जो होगा उन्हें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गए 3 मेजर एंजाइम्स। इसके अलावा ना कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी पैनक्रियास करते हैं, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है आपके ब्लड शुगर लेवल से कनेक्टेड होता है। अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल सही नहीं चल रहा होगा तो आपको कुछ बीमारी आ सकती है, जिसे आप सब जानते हैं, उसे बोला जाता है डायबिटीज। ठीक है, तो ये जो डायबिटीज की बीमारी होती है वो इंसुलिन शुगर जो होता है आपका हार्मोन वो सही वक्त करे तब होगा। एंड साथ में ये ग्लूकागॉन रिलीज कर देता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है हमें, लिवर जो है उसने बाइल जूस का सिक्रीशन किया, और जो पैनक्रियाज है यहाँ पे एक पैनक्रियाटिक जूस आप बोल सकते हो, पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट हो रहा होगा। उसका जो सिक्रीशन होगा वो भी कहाँ रिलीज होगा, सीधा ये दोनों जो है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों का काम आएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो नेक्स्ट लोकेशन है। अभी हमारा जो फूड था वो एसिडिक सेमी एसिडिक मास में कन्वर्ट हो गया था, जिसे हम बोल रहे थे काइम। अब काइम जो है, अब जो हमारा काइम है वो रेडी है नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए, और नेक्स्ट लोकेशन है उसकी
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या? अगर आप एक्चुअली में इसका डायग्राम देखने की कोशिश करोगे तो ये स्मॉल नहीं होती है, ये वाइड होती है काफी, बट इसको अरेंज इस तरीके से किया जाता है फोल्डेड फॉर्म में कि ये कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा इफेक्टिव न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कर पाए। अब होगा क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो 6 मीटर लॉन्ग होती है। इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन इसका जानना बहुत जरूरी है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। 6 मीटर्स लॉन्ग होती है, ये 2.5 मीटर्स ब्रॉड होती है और बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में होती है। इन्हें इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा सके। मोस्ट ऑफ केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा सबसे पहला स्टार्ट हुआ था हमारा डाइजेशन माउथ में, सलाइवरी अमाइलेज ने किया था, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया था माल्टोज में। सेकेंड डाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ था स्टमक में, वहां पे जो प्रोटीन्स थे, पेप्सिन ने क्या किया था, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया था आपके अमीनो एसिड्स में। अब मोस्ट ऑफ 99% या फिर आप कंसिडर कर सकते हो 90 to 95%, ये जो पोर्शन होता है ना आपका मेजर, जो भी केमिकल डाइजेशन होगा वो सब कुछ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। जो भी बचे कुछ हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स बच गए, हो सकता है आपका प्रोटीन्स बच गए, हो सकता है फैट्स बच गए, सबका डाइजेशन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यहाँ होगा क्या, ड्यूडेनम का काम होगा, अभी हमने जो लिवर देखा कि लिवर और पैनक्रियाज ने 2 सिक्रीशंस किए, उन्होंने बाइल जूस को भी सिक्रीट किया और साथ में पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट किया। अब ये जो दोनों सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व कहाँ होंगे, ये दोनों जो होता है ये सिक्रीट होते हैं आपके ड्यूडेनम में। अब जो आपका खाना था वो काइम के फॉर्म में था, विच वॉज अ सेमी एसिडिक फ्लूइड मास। अब ये काइम जो होगा ना तो ये लिवर का सिक्रीशन और पैनक्रियास का सिक्रीशन जो होता है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये जो काइम होता है एसिडिक मीडियम, इसको कन्वर्ट कर देते हैं काइल में, एंड दिस काइल इज अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पे मेजर रोल जो आया ये एंजाइम्स का, वो क्या हुआ कि आपका जो सेमी एसिडिक फ्लूइड मास था उसे हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ यूटिलाइज किया, या फिर आप बोल सकते हो उसे एसिडिक मीडियम से शिफ्ट करके हमने अल्कलाइन विच इज अ बेसिक मीडियम उधर शिफ्ट कर दिया। ये एक काम पहला हो गया। अब ड्यूडेनम सेकेंड पार्ट आता है हमारा जेजुनम। जेजुनम में क्या होगा, जितना भी आपका बचा कुचा डाइजेशन का पार्ट होता है दैट टेक्स प्लेस इन जेजुनम। एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा होगा। आपका खाना जो था वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन मतलब वहां उसका पूरा ब्रेकडाउन हो गया, इजीली सोल्यूबल फॉर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया बॉडी में। अब क्या होगा, आप देखोगे जब उसके अंदर ना ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं इनकी कवरिंग होती है अंदर से, इनर वॉल जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू लाइंड होती है। ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनका यहाँ क्या काम आ रहा होगा, हम देखें कि यहाँ पे जेजुनम जो होता है उसमें हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जो डाइजेशन होगा उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी तक के पहुंचाना वो काम करता है इलियम। अब होगा क्या, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारी जेजुनम के अंदर उसे हम बोलते हैं विलाय, ठीक है, उन प्रोजेक्शंस को बोला जाता है विलाय। इनकी जो इनर लाइनिंग्स होती है वो ब्लड कैपिलरीज से होती है। ब्लड कैपिलरीज का यहाँ मेजर काम क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी से रिलीज हुए, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने यहाँ डाइजेशन के थ्रू रिलीज करवाए हैं, उन वो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ब्लड जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये यहाँ से बॉडी के पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आया यहाँ पे, जेजुनम में पूरा डाइजेशन हो गया आपका, और इलियम जो था उसने एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स का मेजर एब्जॉर्प्शन का पार्ट होता है वो टेक प्लेस करेगा आपका इलियम में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। विलाई का स्ट्रक्चर कुछ और भी तो हो सकता है ना, जरूरी क्यों है कि उसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में ही इन्वेंट किया गया या उन्हें ओरिजिनेट वैसा किया, क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब आप रिबन का एक टुकड़ा लोगे छोटा सा, आप उसे फोल्ड करके देखना, सेम 2 पीसेस लेना, एक को फोल्ड कर लेना, एक को नहीं करना। तो आप जब देखोगे तो सरफेस एरिया जो होगा, जो फोल्डेड पोर्शन होगा वो कम जगह ले रहा होगा, बट जो उसका इफेक्टिवनेस होगा वो फर्स्ट वाले फोल्डेड वाले पार्ट में ज्यादा होगा रादर देन जो ओपन पार्ट है उसका। तो विलाय क्या करता है आपका, सबसे पहले तो सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा होगा। सरफेस एरिया फॉर व्हाट, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेशन हुआ उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए, अलाउज फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनटू द
ब्लड स्ट्रीम। इस तरीके से हुआ क्या यहाँ पे, जो भी आपने खाना खाया उसका डाइजेशन हो गया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए ब्लड के थ्रू, ये विलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज थी उन्होंने आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स का डिपोजिशन करवा दिया। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे हर एक बॉडी सेल को जरूरी होते हैं, क्यों? क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल्स आपके 1 सेकेंड में डिग्रेड हो रहे होंगे, वही मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वापस रीजनरेट हो रहे होंगे। ये जो प्रोसेस होता है उसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम दिस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का काम फिनिश होगा, हमारा न्यूट्रिशन जो भी डाइजेशन का पार्ट था वो यहाँ पे फिनिश हुआ। इसके बाद क्या होगा, कुछ तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बचा होगा, जरूरी नहीं है ना जो भी हमने खाना खाया वो सभी कुछ डाइजेस्ट हो जाए, वो सभी कुछ में से हम एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करें। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो मूव करता है हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, विच इज आर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा ना वो 1.5 मीटर्स लेंथ में होता है, और ये एक्चुअली ब्रॉड होता है एंड शॉर्ट होता है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसके अंदर का जो पोर्शन था वो था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इट एब्जॉर्ब, अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन था, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें जरूरी थे वो ब्लड के थ्रू ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू वो पास हो गए। अब होगा क्या यहाँ पे, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है हमारे पास, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से भी कुछ अगर काम का है बॉडी के लिए, वो लार्ज इंटेस्टाइन ट्राई करेगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो, वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ सॉल्ट होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका एग्जांपल आ सकता है NaCl वगैरह। अब होगा क्या, ये अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू में से भी जो एब्जॉर्प्शन कर पाए कि नहीं, हमारा जो कुछ भी वेस्ट नहीं करना है उसे, ऐसा थिंकिंग है उसका, तो वो जितना एब्जॉर्प्शन कर पाए जो हमारी बॉडी के लिए रीयूज हो सके वो ट्राई करेगा। तो की पार्ट्स अब आएंगे इसके, तो मेजर जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीकम, दूसरा होता है आपका कोलन, तीसरा होता है रेक्टम, और चौथा होता है आपका एनस। सीकम जो होता है वो अपेंडिक्स के साथ कनेक्टेड होता है। अपेंडिक्स जनरली हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन का काम करता है, जो एक सर्टेन एज के बाद या एक सर्टेन लाइफ स्पैन के बाद कोई काम नहीं आता आपकी बॉडी में। कोलन जो होता है हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स। रेक्टम जो होता है, अब जो भी मेरा अनडाइजेस्टेड मटेरियल था उसमें से भी एब्जॉर्प्शन हो गया न्यूट्रिएंट्स का, जो भी न्यूट्रिएंट्स लग रहे थे बॉडी को कि रीएब्जॉर्ब करना चाहिए, उसने रीएब्जॉर्ब कर लिया। अब फाइनली जो अनएक्सट्रैक्टेड वाला मटेरियल है, जो अब हमारी बॉडी के लिए कुछ भी काम का नहीं है, उसे हम बोलते हैं फीकल मैटर। और ये फीकल मैटर जो होता है बॉडी से एक्सपेल आउट करने, एक्सक्रीट आउट करने के पहले जो होता है उसको टेम्पररी स्टोरेज लगता है, और वो टेम्पररी स्टोर करने का काम होता है आपके रेक्टम का। फाइनली क्या होगा, रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज हो गया उसका, अब फाइनली वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से थ्रू दी एनस। द लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर्स द फीकल मैटर फॉर द एलिमिनेशन थ्रू दी एनस। इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे पूरा हमारा जर्नी देखा हमने। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बने हमारे डाइजेशन के, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हुए, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या थे, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स थे, उनका फाइनल ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज में। प्रोटीन्स जो थे वो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, उन्हें कन्वर्ट किया हमने अमीनो एसिड्स में, एंड फैट्स जो थे या लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स जो हमने देखा था, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो गए थे। न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह होते हैं हमारी बॉडी में, जो आप आगे जाके न्यू चैप्टर्स में पढ़ोगे, वो ब्रेक डाउन करते हैं, वो ये 3 चीजों से बनते हैं, वो मेजर, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे हमारा पूरा जो हमने एक टुकड़ा खाना खाया था वो किस किस ऑर्गन्स के साथ इंटरैक्ट करता है, उसके साथ क्या क्या चीजें होती है, उसके क्या क्या कन्वर्जन्स होते हैं, हमने ये वीडियो के थ्रू में देखा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको ये अगर फूड की जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।